हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, द प्रोसेस कॉस्टिंग। आपने अभी तक यूनिट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट किया है। अब आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस, जैसा कि नाम से ही आपको लग गया होगा कि जहाँ पर उत्पादन कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और फिर जाके पूरा होता है। अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग स्टेजेस होती है। उत्पादन कार्य में 2 या 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, फिर जाकर वो पूर्ण निर्मित माल में परिवर्तित होता है। तो हर एक प्रक्रिया में उसकी कितनी कॉस्ट आई उसका अनुमान लगाना, ये आता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, इसमें अमाउंट का कॉलम, ये यूनिट्स का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये यूनिट्स का कॉलम। इसमें ये पर्टिकुलर्स, दिस कॉलम फॉर यूनिट्स, दिस फॉर अमाउंट इन रुपीज। द सेम पर्टिकुलर यूनिट्स and the amount in rupees। इस तरह एक प्रोसेस अकाउंट बनता है जिसमें उस प्रोसेस के अंतर्गत जो मटेरियल लगा वो, जो लेबर लगा वो, टू एक्सपेंसेस जितने भी हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे, और जैसे इसमें आता है टू इनपुट। एक इनपुट, अगर किसी इंफॉर्मेशन ये है किसी क्वेश्चन में कि पहली प्रक्रिया में कुछ यूनिट्स का इनपुट करना पड़ता है और वो इतने अमाउंट की है, तो उस हिसाब से अगर इनपुट का कोई इन्फॉर्मेशन है तो इनपुट, और मटेरियल में लेबर, ये मटेरियल ही है इनपुट जो है। जहाँ पर इनपुट होगा वो इतने यूनिट्स के लिए इतना मटेरियल, तो फिर वो एक साथ ही आ जाएगा, ये नहीं आएगा, यही आ जाएगा। लेबर एक्सपेंसिव, ये सब लिख देंगे यहाँ पर, जितने भी खर्चे होंगे सारे। और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड, और इतनी यूनिट्स और इतना अमाउंट, ये इसका टोटल हो जाएगा। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, इसका टोटल हो जाएगा। और बाय ट्रांसफर टू यूनिट टू प्रोसेस सेकेंड। अब इसमें प्रत्येक प्रक्रिया का कॉस्ट जानने के लिए आपको इस अमाउंट में इस यूनिट्स को से डिवाइड कर देंगे अमाउंट को, तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो इस प्रक्रिया में इस चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट पर यूनिट आई है वो इतनी है। इसी तरह ऑन द सेम पैटर्न प्रोसेस सेकंड अकाउंट। प्रोसेस सेकंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट, पहले वो आ जाएगा यूनिट्स और वो, और फिर जो इसके खर्चे लगे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, वो सब आ जाएंगे, और फिर वो ट्रांसफर टू थर्ड। इस तरह ये फिनिश स्टॉक तक चला जाएगा। 3 प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद में अगर चौथा 3 प्रक्रियाएं में ही पूरा हो जाता है तो 3 प्रक्रिया में कर देंगे लास्ट में कि ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड द सिंपल अकाउंटिंग फॉर द प्रोसेसेस। कि विभिन्न प्रोसेस की कितनी कितनी कॉस्ट आती है ये सभी आप जानते हैं। जितने भी खर्चे हैं सबको यहाँ लिख देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात आती है इसमें थोड़ी सी कि एक होता है, थोड़ा सा मान लीजिए जितना मटेरियल हम प्रोसेस में डालते हैं, जिन प्रक्रियाओं में डालते हैं, हो सकता है वहाँ पर जितना हम यूनिट्स इनपुट करते हैं उतनी यूनिट्स आउटपुट में ना आए, मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो जाए। तो लॉस जो होता है वो 2 तरह का होता है। लॉस प्रक्रियाओं में जो माल डाला जाता है उसमें लॉस हो सकता है। लॉस 2 प्रकार का, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, इसको सामान्य हानि और इसको असामान्य हानि हम बोलते हैं। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि उस माल की प्रकृति ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो इतना तो नष्ट होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि वो सामान्य लॉस के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए सीमेंट के कट्टे होते हैं, सीमेंट की बोरी में अगर एक 40 किलो का सीमेंट का कट्टा होता है, उसमें अगर 40 किलो सीमेंट कंपनी भरती है
जितनी बार वो जितनी जगह जाएगा उतना सीमेंट उसको उठा के पटका जाएगा, उतनी बार उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा उड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 3 या 4 जगह वो गया और फिर जाकर किसी ने काम में लिया, तो जिसने काम में लिया उसने अगर वेट किया, हो सकता है उसमें 5%, 10% या 2% कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उस सीमेंट की माल का नेचर ही ऐसा है कि वो जितनी बार आप उठा कर पटकोगे उतनी बार वहाँ से उड़ेगा। इट मीन्स जितना वो वेट, जितना जब मैन्युफैक्चरिंग के समय उसमें जितना भरा गया था, इट मे बी पॉसिबल देयर विल बी सम लॉस, तो वो कहलाता है सामान्य लॉस। उसकी माल का नेचर ही ऐसा होता है। इसलिए जैसे मान लीजिए तेल बनाया, किसी कंपनी ने 100 लीटर तेल बनाया, 1-1 लीटर की अगर उसको 100 बोतलें भरनी चाहिए, लेकिन कुछ तेल ऐसा होता है मशीनों में चिपक के रह जाता है, कुछ फैल जाता है, कुछ उसका नेचर ही ऐसा है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि 100 लीटर ऑयल बनाया, अगर वो 1-1 लीटर की बोतल भरने लगे, तो हो सकता है कि 98 बोतल ही भरे, 99 बोतल ही भरे, मे बी पॉसिबल। तो वो है सामान्य लॉस। उस माल का नेचर ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो लॉस होना ही होना है। तो जो जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको ये मालूम होता है कि मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, उसमें कितना नॉर्मल लॉस हो सकता है, वो कहलाता है नॉर्मल। और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी में 100 किलो सामान डाला, 100 kg आपने इनपुट किया, और उसका नेचर है कि वहाँ पर उस नॉर्मल लॉस का नेचर है कि 5% नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। इट मीन 100 kg में से 95 आउटपुट होना चाहिए। ये आउटपुट जो है वो 95 kg का होना चाहिए, बिकॉज द 5% एज्यूम एज अ नॉर्मल लॉस। Then the 5% assume of the normal loss, it means the 5% of 100 kg is equal to 5 kg, and the 5 kg due to normal loss, the फिर जो तैयार माल होगा, जो अच्छा माल होगा, वो 95 kg में होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर भी ऐसे प्रोडक्ट पर इस प्रक्रिया में मान लीजिए 91 kg उत्पन्न हुआ, 91, जबकि हमने पहले ही सोच दिया था माल का नेचर ऐसा है कि 5% इसमें से क्षय होगा, नॉर्मल लॉस होगा। लेकिन फिर भी तो फिर 100 डाला तो 95 बनना चाहिए, लेकिन बन के कितना बना इस प्रोसेस में? मान लीजिए किसी प्रोसेस में कितना बना? 91 kg। इट मीन्स नॉर्मल लॉस से भी ज़्यादा लॉस हो गया, कितना? 4 kg का। 95 हो जाता, 91 बना। इट मीन्स द 4 kg इज कॉल्ड द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जितना हमने नॉर्मली सोचा था उससे भी, अगर आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना हमने नॉर्मली लॉस सोचा था उससे ज़्यादा लॉस हो जाना वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा लॉस होना वो एबनॉर्मल। तो हम इसको एक लाइन में अगर कहना चाहें, वी कैन से द नॉर्मल लॉस से जितना अधिक लॉस होगा वो होगा एबनॉर्मल लॉस। तो वो क्या एबनॉर्मल लॉस। और फिर आती है इसी तरह जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है वैसे एक चीज़ होती है एबनॉर्मल इफेक्टिव। एबनॉर्मल गेन भी बोल सकते हैं एंड इफेक्टिव। एबनॉर्मल इफेक्टिव है ना, एबनॉर्मल इफेक्टिव। मान लीजिए वापस मैं इसको लेता हूँ, आपको एक ऐसे वापस लेता हूँ कि मान लीजिए 100 kg इनपुट किया गया, इनपुट हुआ, और उस माल का नेचर ऐसा है कि 5% नॉर्मल लॉस होगा। इट मीन्स 95 आफ्टर नॉर्मल लॉस kg उत्पादन होना चाहिए, आउटपुट उस प्रक्रिया के अंतर्गत आना चाहिए, और उत्पादन आया 97 kg। इट मीन्स नॉर्मल लॉस से कम लॉस होना वो है एबनॉर्मल इफेक्टिव। हो सकता है कि हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, पहले से ही सोच के रखा कि भाई इन्हें जितना नॉर्मल लॉस में उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने उसी हिसाब से सब लोगों ने काम किया, या मशीनें भी अच्छी थी या कुछ भी मान लीजिए। इट मीन्स ये 97 kg अगर बनकर आता है और उस माल का नेचर है 5% नॉर्मल लॉस का, तो ये जो 95 और डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एज्यूम प्रोडक्शन इज इक्वल टू 2 kg। 2 kg जो है वो एबनॉर्मल गेन है।
कि हमने हमारे विशेष प्रयासों से उस जो नॉर्मल लॉस था उसको भी कम कर दिया। तो नॉर्मल लॉस से कम हानि वो कहलाएगी एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव, और नॉर्मल लॉस से ज़्यादा हानि वो कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब इन चीज़ों को हम प्रोसेस अकाउंट में किस तरह शो करेंगे, किस तरह ये इसमें आएगा, उसके बारे में हम जब कल क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे कि इस एबनॉर्मल लॉस को कैसे शो किया जाएगा, नॉर्मल लॉस को कैसे शो किया जाएगा, और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको किस तरह अकाउंट में शो किया जाएगा। वैसे तो सिंपली अकाउंट तो आपने देख लिया था अभी कि सिंपली जो प्रोसेस अकाउंट है वो तो मैंने आपको बताया ही था अभी कि बस सारे एक्सपेंसेस शॉर्ट में मैं वापस बताता हूँ, सारे एक्सपेंसेस इधर, ऑल एक्सपेंसेस, और फिर बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस वो इधर आ जाएगा इज अमाउंट। फिर इस तरह चलता जाएगा। लेकिन अभी जिसकी बात हमने की है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की, उसको किस तरह अकाउंट्स में कहाँ पर शो करेंगे वो अब जब आपके क्वेश्चन में लूँगा तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू।